स्टोरी लाइन की शुरुआत एक बंदे से होती है जो कि अपनी मौत के कगार पर था और आखिरी लम्हों में वो हमें अपने बारे में बताता है। मेरा नाम सेल कूपर है। मेरी स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है और मेरी हालत देखकर आप लोग क्यूरियस होंगे कि मेरी हालत किस वजह से ऐसी हुई है और इसके पीछे का पर्सन कौन है जिसने मेरी हालत की। तो जिस फैमिली को मैं सर्व करता हूँ, कूपर फैमिली, मैं उनका सबसे जाबाज, शातिर और ताकतवर शैडो हूँ। उसके इंट्रोडक्शन के खत्म होने के बाद ही सामने एक बंदा जो कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को एक धोखेबाज करके बुलाता है, क्योंकि उसे सेल कूपर के कांड के बारे में पता चला है कि वो दुश्मन के साथ हाथ मिला के अपनी ही फैमिली का खात्मा करना चाहता था। तो वो भी फ्यूचर हेड फैमिली होने के नाते वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की वहीं पर ही एग्जीक्यूशन करने का ऐलान कर देता है, जो कि सुनकर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा होकर और बड़ी ही तेजी से उन गार्ड्स के बीचों बीच गुजरता हुआ उसी बंदे के सामने आ जाता है और जैसे ही अपना सोर्ड उसके गर्दन के करीब आ पहुंचता है तो पीछे से कोई सोल्जर उसके शरीर के अंदर अपना भाला घुसेड़ देता है। वो भाला उसके जिस्म के आर पार हो चुका था और अपने आखिरी लम्हों में उसे अपने आप से काफी ज्यादा घिन आती है, क्योंकि वो जिस फैमिली को सर्व करता आ रहा था तो आखिर में उसी फैमिली ने उसे धोखा दे दिया और इसमें यानी कि इस पूरी सिचुएशन में वो एक विक्टिम है, लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए तो अगर यहाँ पर इसी वक्त उसकी जान जाने वाली है तो वो इस तरह कमजोरों की मौत बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट में सिर्फ लास्ट अटैक करने की ही हिम्मत बची थी और वो उसको और किसी पर नहीं बल्कि उसी बंदे पर जो कि इस फैमिली का हेड है उस पर इस्तेमाल करना चाहता है। वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुका था कि यहाँ पर उसकी मौत पक्की है, लेकिन जो उससे हो पाया तो उसने वो आखिरी दम तक किया, लेकिन रिजल्ट जो कि उसने पहले से ही एक्सपेक्ट किया था तो वो वहीं पर ही मारा जाता है। वो खुद का पूरा नाम सेल कूपर दोबारा कहकर कि अगर उसके पास एक और मौका होता तो जरूर इस फैमिली को वो अपने हाथों से खत्म कर देता, ये कहता हुआ सेल कूपर वहीं पर ही मर जाता है। लेकिन हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट सेल कूपर की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि वो टाइम में पीछे आ जाता है, यानी कि रीइंकार्नेशन, लेकिन वो भी पास्ट में। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये होती है कि वो छोटा हो चुका है। सेल कूपर ने अभी इस बात को रियलाइज भी नहीं किया है। वो जो ही उठता है तो उसे लगता है कि वो शायद नर्क में आ चुका है, लेकिन उस जगह को थोड़ा सा गौर से चेकआउट करने के बाद वो कहता है कि वो इस जगह को पहले भी देख चुका है, ये जगह जानी पहचानी है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि इस जगह को उसने कब आखिरी बार देखा था। तभी अचानक से उस पर कोई ठंडा पानी डाल देता है और जिसने भी उस पर वो ठंडा पानी डाला था तो वो एक अगली मेड होती है। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेट्स बी रिस्पेक्टफुल। ठंडा पानी एक सुंदर सी मेड ने डाला था, जो कि वो देखकर सेल कूपर उसकी ओर बड़ी ही कातिलाना नजरों से देखता है। जो ही मेड इस बात को नोटिस करती है कि ये बच्चा उसको कातिलाना नजरों से देख रहा है तो उसके चेहरे पर सीधा चमाट देती है, साथ में गुस्से में ये भी बता के चल भाग यहाँ से, हाजमोला की चोरन, मेरे को इतने कातिलाना नजरों से देख रहा है तो मुझसे पंगा लेना चाहते हो। अगर ऐसी ही बात है तो इसके लिए तुम्हें पहले बड़ा होना होगा, तब तक शायद मैं मर भी चुकी होंगी। मेड की बातों को थोड़ा सा गौर से सुनने के बाद सेल कूपर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मेड उसे एक बच्चा बुला रही है। ये बात उसके भेजे में फिट नहीं होती, लेकिन जो ठंडा पानी उस मेड ने सेल कूपर पर डाला था तो उसकी रिफ्लेक्शन में वो खुद को आखिरकार देख लेता है और सेल कूपर को ये बात समझ में आ जाती है वो पास्ट में आ चुका है और इसलिए तो ये जगह उसे जानी पहचानी दिख रही थी। लेकिन साला ये बूढ़ी औरत उसे याद नहीं। खुद को दोबारा रिबॉर्न होता देखकर सेल कूपर काफी विलेंस की तरह हंसने लगता है, लेकिन छोटी बॉडी होने की वजह से वो थोड़ा बहुत क्यूट भी दिखता है। सेल कूपर को ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो अभी के लिए 3 साल का है। इस कमेंट में जरूर बताना, क्या 3 साल का बच्चा क्या पैरों पर चल सकता है, वो भी हमारे सेल कूपर की तरह। ये लॉजिक मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन चलो खैर, कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर क्लियर कर देना। लेकिन उसे इस बात की खुशी होती है कि वो दोबारा रिबॉर्न हो चुका है। जो उसकी आखिरी विश थी वो भी मरने से पहले तो वो किसी तरह से पूरी हो चुकी है और इससे जो बदला लेने का इसने ठान लिया था तो वो ये पूरा भी कर पाएगा, चाहे इसमें जितना भी टाइम लग जाए, लेकिन वो इस बदले को जरूर पूरा करेगा। इसके बाद सेल कूपर हमें अपनी इंट्रोडक्शन के साथ साथ कूपर फैमिली के बारे में भी और जिस शैडो स्काउट से वो है तो उसके बारे में भी हमें डिटेल में बताता है कि मैं सेल कूपर, मुझे बचपन से ही काफी ज्यादा बुली किया गया था और इसका रीजन शायद आप लोग जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाओ, क्योंकि मुझे इसलिए बुली किया जा रहा था क्योंकि मैं एक नाजायज औलाद था। एक नाजायज औलाद होने की वजह से मुझे काफी ज्यादा लोग बुली करते थे, लेकिन मैंने उनका डटकर मुकाबला किया। मैं अपनी फैमिली को ये साबित करवाना चाहता था कि वो उसे सीरियसली ले ले। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि अगर एक बंदा नाजायज औलाद होता है तो उसे फैमिली हार्शली ट्रीट करेगी। इसलिए तो खुद को साबित करने के लिए मैंने शैडो स्काउट को ज्वाइन किया। वहां पर नर्क जैसी ट्रेनिंग से मैं गुजरा, लेकिन आखिरकार मैं उन शैडोज में सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया। शैडोज एक ऐसी स्काउट है जहां पर हमसे बहुत बुरे और गिरे काम करवाए जाते हैं, लेकिन उसके बदले कूपर फैमिली शैडो स्काउट को बहुत ज्यादा पैसों से नवाजती भी थी। इसलिए जो भी शैडो स्काउट को ज्वाइन करता तो उसका गोल सिर्फ पैसा ही था। लेकिन मेरी बात अलग थी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था और मैं तो खुद फैमिली हेड भी बनना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे मौका ही नहीं दिया। और जब आखिरकार मुझे इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा तो मैंने फैमिली के लिए सर्व करना शुरू कर दिया। मैं बहुत सारी जंगों को जीता हूँ, यहाँ तक कि मैंने पूरे एक शहर को भी पूरी तरह से अकेले डोमिनेट भी किया है और मैंने जिंदगी में जितनी लाशें बिछाई है तो शायद से वो किसी ने बिछाई होगी। और आखिर में मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि जो भी मिशन मुझे दिया जाता तो सक्सेस रेट 100% ही होता। शैडोज में ज्वाइन करने के बाद और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो बनने के बाद मुझे लगा था कि सब लोग मुझे सम्मान से ग्रीट करेंगे और मेरी लोग इज्जत करने लगेंगे, लेकिन मुझे शायद इतना हाईली नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि सबका सब उल्टा ही हो रहा था और उसमें एक्यूजेशन, एलिगेशन, धोखा, जितनी भी बातें मैं कहूँ तो उतनी कम है। सम्मान की बजाय मुझे लोग नीचे गिराने की कोशिश करते। बात तो तब बदल गई जब मेरे अपनी फैमिली मेंबर्स ने ही मुझ पर एलिगेशन लगा दिए, जिससे मैंने अपनी जान खो दी। और साथ ही साथ आखिरी पलों में मुझे एक बात एलन के बारे में भी पता चली थी। एलन इस बंदे का नाम है जो कि फैमिली हेड है, कि उसने बचपन से ही मुझ पर एक स्पेल कास्ट की थी। उस स्पेल का नाम शैडो ओथ था। अगर उस पर ब्रीफली सी बात की जाए तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बताता है कि मैं पूरी जिंदगी अपनी ट्रेनिंग करता आ रहा हूं, लेकिन एलन को मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो ट्रेनिंग करता हो, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेंथ के मामले में मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो क्या सरप्राइज की बात बताऊं, यही शैडो ओथ, इसी वजह से एलन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, क्योंकि ये एक कंडक्टर की तरह काम करता है, क्योंकि ट्रेनिंग सारी की सारी सेल कूपर कर रहा था, लेकिन उसका सारा फल एलन लेकर जा रहा था। और ये बात पता लगने के बाद कि उसे बचपन से ही टारगेट किया गया था, इसलिए तो आखिरी लम्हों में सेंट कूपर ने जब अपने आप को बेबस पाया तो उसने बिना सोचे समझे एलन पर अटैक कर दिया। लेकिन जैसे कि ये एक स्पेल कंडक्टर की तरह काम करती आ रही थी तो मेरी सारी की सारी स्ट्रेंथ वो ले गया और मेरे अटैक से एलन को जरा सी भी खरोच नहीं आई। अगर मैंने उस आखिरी पलों में कुछ सीखा है तो वो ये है कि दुश्मन पर नजर रखना ठीक होता है, लेकिन अपने लोगों पर तुम्हें बहुत कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि यही लोग सबसे पहले तुम्हें धोखा देने के लिए तैयार होते हैं और ऐसे टाइम पर धोखा दे देंगे तो तुम खुद को बेबस पाओगे और देखते ही देखते वही लोग तुम्हारी मौत का कारण बन सकते हैं, जिनको तुम काफी चाहते हो या फिर तुम उनकी नजरों में खुद की रेपुटेशन बनाना चाहते हो ताकि वो तुम्हें सम्मान और इज्जत दे। इसलिए तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने साथ एक वादा करता है कि वो इस बार इन लोगों के झांसे में नहीं आएगा और जितना वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा तो वो इन लोगों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए लड़ेगा। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, लेकिन अपने प्लान को शुरू करने से पहले उसके पेट में चूहे दौड़ते हैं, जिसका उसको सबसे पहले कुछ करना ही पड़ेगा। तो चूहे से हमारे सेल कूपर को एक बात याद आ जाती है, वो पास्ट लाइफ में इतना ज्यादा ब्रूटल था कि वो इंसानों का गोश्त तक खा चुका था। ये बात कुछ लोगों के नजरिए से काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग हो सकती है, लेकिन एक शैडो के लिए ये एक आम बात है। लेकिन इसमें भी उन लोगों के प्रेफरेंस हुआ करते थे, कुछ लोगों को इंसान का गोश्त पसंद था तो कुछ लोगों को कुछ और, लेकिन हमारे सेल कूपर को सबसे ज्यादा चूहे खाना पसंद थे, क्योंकि इसका गोश्त इंसानी गोश्त से काफी ज्यादा लजीज था। थक तेरी की,
ये कौन सा मैनिएक कैरेक्टर है, इसलिए तो वो उस चूहे को खुराक की नजरों से देख रहा था और जो है वो कुछ करने की कोशिश करे तो सामने का पर्दा हट के तो गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि आते ही सिलकोपर को गालियां देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो कब से सिलकोपर को आवाज लगाते जा रहे थे, लेकिन ये था कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। और जो ही वो सिलकोपर के करीब पहुंच जाते हैं तो उन लोगों का और कोई मकसद नहीं था, बल्कि मास्टर एलन उसको बुलाना चाहते हैं। अगर वो आराम से कोऑपरेट करेगा तो उसे आराम से लेकर जाया जाएगा, लेकिन अगर वो कुछ हरकत करने की कोशिश करेगा तो मारपीट से ही उसे लेकर जाया जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर ऊपर से ही आया है। लेकिन उसको चॉइस देने के बावजूद भी वो उसे एक कैदियों की तरह ट्रीट करने लगते हैं और उसे घसीटते हुए ले जाने का दोनों ठान लेते हैं। इसी दौरान हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि उसे अपने पास्ट की मेमोरी से ये याद आ जाता है कि ये तो वही टाइम था जब उसे शैडो बनने पर मजबूर कर दिया गया था। और अगर वो गलत ना हो तो उसको मारने से पहले एलन ने इस बात को भी रिवील किया था कि जब उसे शैडो सोल्जर बनाने के लिए उसके पास लेकर आया गया था तो वहीं पर ही उसने अपनी स्पेल हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पर कास्ट की थी। लेकिन सिलकूपर की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उसकी मेमोरीज उसके साथ ही है, इसलिए वो शुक्र मनाता है, क्योंकि अगर उसकी मेमोरीज ना होती तो वो कब का दोबारा से इनके झांसे में फंस जाता। वो खुद को छुड़ाता हुआ एक के हाथ पर बाइट करता है और दूसरे से फ्लिप मारता हुआ अपना हाथ छुड़ाता है। इस गार्ड के हाथ पर उसने बाइट किया था तो वो उसे जानवर बुलाता है, और जहां तक दूसरे की बात हो रही है वो उस पर बस अपना पंच लैंड ही करने वाला था, जिसको सिलकूपर काफी आराम से डॉज करता है और डॉज करने के साथ साथ वो उसकी सोर्ड को भी उससे चुरा लेता है और उसी के सोर्ड से ही उसी का ही हाथ काट डालता है। हाथ खोने की वजह से उस गार्ड को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो तेजी से चीखता भी है। उस चीज से वो दूसरा गार्ड जिसके हाथ पर सिलकूपर ने बाइट किया था उसकी हवा एकदम टाइट हो जाती है, क्योंकि वो इस बात से डर चुका था कि इस बच्चे को तलवारबाजी भी आती है और तलवार इस वक्त उसके हाथ में है। वो दोनों डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन सिलकूपर इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो जस्ट अपने रिवेंज का फर्स्ट स्टेप लिया है, इसमें उसको काफी ज्यादा मजा आया है और फ्यूचर में वो और क्या क्या करने वाला है तो ये तो सिर्फ उसको ही पता है। चलो थोड़ा सा शैडो ओथ के बारे में जानते हैं। वही स्पेल जो कि एलन ने हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पर बचपन से ही कास्ट कर दी थी और उसका एलन को काफी भरपूर फायदा भी हुआ था। तो आखिर शैडो ओथ क्या होती है? एक ऐसी स्पेल जिसमें जो मास्टर होता है यानी कि जो कास्ट करने वाला है तो वो एक बंदे को चुनता है। उस बंदे को चुनने के बाद उसे एहसास नहीं होगा कि उस पर किसी ने स्पेल कास्ट की है। यही इसकी खासियत है कि इसका पता हर कोई नहीं लगा सकता। अब इसमें मास्टर यानी कि कास्ट करने वाले को क्या क्या फायदा हो सकता है। कास्टर जिस पर भी ये स्पेल कास्ट करता है तो वो अगला वाला बंदा जो कि स्पेल की गिरफ्त में पड़ चुका है तो वो एक टाइप से उसका पपेट बन जाता है। वो उसे कंट्रोल तो नहीं कर सकता, लेकिन मास्टर को अगर कोई चोट लगती है तो उस चोट का दर्द भी उस पपेट को होता है, और अगर वो कुछ गेन करता है तो पपेट को कुछ भी फायदा नहीं होता। लेकिन अगर अगली ओर कुछ पपेट गेन करता है, अगर वो स्ट्रेंथ हो या नॉलेज हो तो वो सारा का सारा मास्टर के पास चला जाता है, और अगर पपेट को चोट लग जाती है तो वो दर्द मास्टर को ट्रांसफर नहीं होता। ये स्पेल काफी ज्यादा ब्रूटल है क्योंकि इससे एक पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है, इसलिए तो बहुत सालों से गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था और इसके रिलेटेड यानी कि शैडो ओथ के रिलेटेड जितनी भी किताबें थी उन सबको जला के राख बना दी, ताकि कोई कभी भी इस तरह की स्पेल अपनी जिंदगी में भी किसी पर इस्तेमाल ना करे। सीन दोबारा प्रेजेंट पर आता है और हम एलन को देखते हैं कि वो उसी गार्ड को एक थप्पड़ मारता है जिसको एलन ने हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को बुलाने का कहा था। लेकिन जब एलन को ये बात पता चलती है कि एक 3 साल के बच्चे ने उसकी फाइट में बैंड बजा दी तो इससे एलन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इस फैमिली में जो भी सोल्जर होता है तो उसको काफी ज्यादा फैसिलिटीज और रिसोर्सेज दिए जाते हैं। तो एलन के नजरों में उस सोल्जर पर ये सारी चीजें वेस्ट हो रही है। सोल्जर अपनी गलती की माफी मांगता है और कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा इसका वो एलन से वादा भी करता है और अपनी जुबान भी देता है। इससे एलन का गुस्सा थोड़ा बहुत शांत हो जाता है, लेकिन वो सिलकोपर के करीब आते ही उस पर भड़कने लगता है और साथ में ये भी बताकर कि कोई अगर उसके फैमिली गार्ड्स को इस तरह नीचा दिखाता है तो इसका मतलब वो हमारी फैमिली को चैलेंज दे रहा है। मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं आता कि एक 3 साल का बच्चा एक इंटरमीडिएट लेवल के सोल्जर को इतनी आसानी से पछाड़ सकता है। गुस्सा कंट्रोल से बाहर होते ही एलन अपने लोगों से कहता है कि इस बच्चे को डंजन में बांध दिया जाए, क्योंकि उन लोगों को मानना भी पड़ेगा वरना उनकी भी सेम हालत होने वाली है। लेकिन तब तक वो गार्ड्स कुछ कर पाते तो पीछे से हीरा कूपर आ जाती है, क्योंकि इस फैमिली के ओनर मैट्रियार्क है। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, औरत को मैट्रियार्क बुलाते हैं और मर्द को मैट्रियार्क बुलाया जाता है। वो आती हुई एलन के गार्ड्स को डायरेक्ट रोक देती है और साथ में एलन का गुस्सा भी शांत करने के लिए वो उसे आज की सेरेमनी के बारे में बताती है कि आज की सेरेमनी काफी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इसमें तुम्हें पता है ना कि हम क्या अकॉम्प्लिश करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे सब्र रखो, इसमें इस बच्चे की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि इसे पैदा होते ही अबेंडन कर दिया था। तो इसके इस तरह बिहेवियर को एक बार तुम नजरअंदाज करके इस पर एक बहुत बड़ा एहसान कर सकते हो। और साथ में हीरा कूपर उसके करीब आती हुई उसके कान में कुछ घुसर पुसर करने लगते हैं, जो कि बाकी लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें सुनाई दिया जाता है। वो कुछ खिचड़ी पका रही थी और वो खिचड़ी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को भी पता है कि क्या है। वो इन सारे बच्चों में से सिर्फ एक स्पेशल बंदे को अपना टारगेट बनाने वाला है, जो कि और कोई नहीं बल्कि इस फैमिली का एक नाजायज औलाद है। हीरा कूपर की बात सुनकर एलन को याद आ जाता है कि यहाँ पर सजा देने के अलावा भी बहुत जरूरी काम है। अपनी मदर की बात को सुनता हुआ एलन इसी बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहा था और उसे गुस्सा भी चढ़ रहा था। आखिर इस लावारिस बच्चे में आखिर ऐसा क्या है कि उनकी मदर इसके पीछे लगी हुई है और इसे ही अपना वो पपेट बनाने पर एलन को इतना ज्यादा मजबूर कर रही है। एलन को अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसकी मदर काफी ज्यादा शातिर है, वो पहले ही उसकी पोटेंशियल को समझ पाई है, इसलिए तो इतनी ज्यादा इंसिस्ट कर रही है। लेकिन जब भी एलन को मौका मिलेगा वो इस बंदे को जरूर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगा और वो इस बात का खुद से वादा भी करता है। इसके बाद उसकी मदर वहां से जाने लगती है, लेकिन साथ में ये बताकर कि फ्यूचर फैमिली हेड के पैट्रियार्क को अपने गुस्से पर कंट्रोल पाना पड़ेगा, वरना वो कुछ और ऐसे स्टेप्स उठाएंगे जिससे पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए खूब मेहनत करना, तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे तो मैं बाहर साउंड प्रूफ की स्पेल्स भी कास्ट कर दूंगी। और वो इस काम को अपने बाकी लोगों को सौंप देती है कि उसके बेटे को कोई भी किसी किस्म की आवाज ना आए, क्योंकि अगर एक मर्तबा ये शांत हो सकता है तो दूसरी मर्तबा नहीं होगा। अगर बात की समझ में आ गई हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। अपने रूड बिहेवियर के बावजूद भी लोगों के मन में उनके लिए किसी किस्म की भी नफरत पैदा नहीं होती और वो सीधा उनके ऑर्डर को मान लेते हैं। और कसम खाने के लिए उन बच्चों के लिए एक होली वाटर का भी बंदोबस्त किया होता है। वो जाम तो नहीं पी सकते, लेकिन होली वाटर जरूर पी सकते हैं। एलन अपना जाम उठाता हुआ कहता है कि चलो सब मिलकर कसम खाते हैं कि जो भी आज के बाद हम करने वाले हैं तो वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए और फ्यूचर में उनको और भी ज्यादा ऊंचे मकाम तक पहुंचाने के लिए सब कुछ हम करेंगे। छोटे बच्चे एलन की बात में आ जाते हैं और वो भी कसम खा लेते हैं। वो बच्चे एलन की बातों से इतना ज्यादा ब्रेन वॉश हो जाते हैं कि किसी को ये सोचता भी नहीं है कि इस पानी में कुछ हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों का तो नहीं पता। लेकिन सेल कूपर यानी कि मेन प्रोटैगनिस्ट इस बात को जान लेता है कि इस पानी में जरूर कुछ मिलाया गया है, लेकिन फिर भी शक को कम करने के लिए वो बाकी बच्चों के साथ उस पानी को पी लेता है। जो ही वो पीते हैं तो 5 सेकंड के अंदर अंदर वो सारे लोग बेहोश हो जाते हैं और जैसे ही वो लोग बेहोश होते हैं तो एलन अपने रियल इंटेंशंस को भी रिवील करता है कि इन हरामखोरों को ये भी नहीं पता कि होली वाटर और ड्रग्स में इतना बड़ा डिफरेंस है। ये तो जस्ट कछुए हैं, इनको मैं पाल के बड़ा करूंगा और इनकी स्ट्रेंथ मेरी होगी और मेरा दर्द इनका होगा। इतना कमाल है ना। और इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए जस्ट मेरा थोड़ा सा खून चाहिए होगा, क्योंकि मैं जरा सा भी इन कछुओं पर जाया तो नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। रिचुअल को स्टार्ट हुए कुछ ही सेकंड्स होते हैं, लेकिन वो अपनी सक्सेस रेट को देख पा रहा है और वो इसका पता कैसे लगा पा रहा है तो उसके अंदर उन सारे बच्चों की पावर अब स्टोर होने लगती है, जिसको वो
काफी ओपनली फील कर पा रहा है। वो खुद को एक जीनियस भी बुलाता है क्योंकि इस तरह की स्पेल कास्ट करने के लिए काफी हिम्मत चाहिए और टैलेंट। इतनी जल्दी इतना ज्यादा सक्सेस रेट देखना तो वो इस फैमिली का हेड बनने के लिए ही बना है। इसमें ही कुछ मिनट्स गुजर जाते हैं और रिचुअल भी इसी के साथ खत्म हो जाता है। वो इस गुड न्यूज को अपनी मदर को सबसे पहले बताने का इरादा ठान लेता है कि उसने कितनी जल्दी इस रिचुअल को कंप्लीट भी कर दिया और उसने कितनी आसानी से इस रिचुअल को परफॉर्म भी किया। और जो ही वो अपने मदर के साथ मुलाकात करने के लिए उनकी ओर जाता है तो उसी बीच उसके पांव में मोच आ जाती है। वहां पर कोई भी नहीं होता तो उसको कोई उठाने वाला भी नहीं है और वहां पर कोई क्यों नहीं है तो उसकी मदर ने चोट को कम करने के लिए ये किया था ताकि उसका बेटा डिस्टर्ब ना हो। लेकिन यहाँ पर खुद को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर वो रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये इस रिचुअल का साइड इफेक्ट है। उसे तो कुछ पलों में ये भी लग रहा था कि ये लंगड़ा हो चुका है और इस रिचुअल के साइड इफेक्ट के बारे में उसकी मदर ने उनको जानबूझकर नहीं बताया था। घमंडी लड़का जो कि अब अपनी मां पर भी शक करने लगता है तो उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो पीछे से एक फेमिलियर आवाज को सुनता है जो कि उसे सबसे पहले तो रोंदू बुलाता है और बाद में उसे ये बताता हुआ तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ लेकिन तुम अपनी माँ के पीछे ही छिपे रहोगे। लगता है कि मामा बॉय खुद उठ नहीं सकता। उठना, तुम तो खुद को काफी ज्यादा जीनियस समझ रहा था, अब क्या हुआ, निकल गई हवा। खैर, तुम जैसे लोगों को जमीन पर ही पड़ा रहना चाहिए क्योंकि यही तुम लोगों की असली औकात है। और सेल कूपर एलन को ये बात भी क्लियर करता हुआ कि उसकी मदर ने उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहा और किसी और को भी उसको डिस्टर्ब करने से रोकने के लिए उसने एक साउंड प्रूफ स्पेल कास्ट किया है जैसे चाहे वो यहाँ पर जमीन पर रेंगता हुआ जितना भी चिल्लाए तो किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी और वो गला फाड़ फाड़ के अपनी माँ को आवाज दे सकता है। लेकिन अगेन ये सारी चीजें उसका वेस्ट ऑफ टाइम होने वाली है और उसको एडिशनली डराने के लिए वो ये भी बोलता है कि एक बार तुम इसके बारे में खुद सोचो कि यहाँ पर कोई भी आवाज तुम्हारी नहीं सुनने वाला, तो अगर यहाँ पर मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ तो इसका मतलब तुम्हारी आवाज, तुम्हारी चीखें किसी के पास भी नहीं पहुंचने वाली। तो क्या तुम तैयार हो अपनी सजा को भुगतने के लिए? तो एलन पीछे मुड़कर देखता है तो सेल कूपर को देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। वो डर भी जाता है क्योंकि एलन हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के हाथ में एक तलवार भी पाता है क्योंकि वही तलवार थी जो कि उस गार्ड ने उससे छीन ली थी, लेकिन उसको इस रिचुअल के दरमियान भी छिपाया हुआ था। एलन हिचकिचाते हुए सेल कूपर से पूछता है उस पर ड्रग ने असर क्यों नहीं दिखाया, शैडो ओथ ने उस पर काम क्यों नहीं किया, क्या वो इस ओथ के बारे में पहले से ही जानता था और अगर जानता था तो उसको ये इन्फॉर्मेशन किसने प्रोवाइड की? एज वी एक्सपेक्टेड इस सवाल का जवाब सेल कूपर नहीं देने वाला। वो कहता है कि चलो बातें करने से अच्छा मैं तुम्हें एक्शन करके दिखाऊं, मैं इसके अलावा और क्या क्या जान सकता हूं। तुम जस्ट ये सोच रहे होगे कि मेरे दिमाग में सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करता हुआ देखकर मैं तुम्हारे रिएक्शन को देखना चाहता हूं कि तुम उस मंजर को देखने के बाद कैसा रिएक्ट करोगे। जो ही सेल कूपर अपनी बात को खत्म करता है वो एलन को मजाक चकाने के लिए और उसके होश को और भी ज्यादा उड़ाने के लिए उस शैडो ओथ को रिवर्स करने लगता है, यानी कि उसका उल्टा असर, अब उसमें सेल कूपर ही ऑनर होगा और पपेट एलन बनेगा। रिवर्स करने के लिए हमारा सेल कूपर काफी ज्यादा जोर लगाता है। प्रोसेस के बीच उसकी बॉडी से काफी ज्यादा माना भी निकल रही होती है। कुछ ही सेकंड्स में वो स्पेल रिवर्स होना शुरू हो जाती है और एलन को ये फील भी होता है कि उसका दिल दर्द करने लगा है और धीरे धीरे वो दर्द काफी ज्यादा होता जा रहा था। जैसे आखिर में एलन काफी तेज चीख लगाता है और कहता है कि जो भी वो कर रहा है तो इसी वक्त रोक दे, वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही इस रिचुअल के बीच में मारा जाएगा। लेकिन सेल कूपर है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो उसे ये बात के भेजे में फिट करने के लिए बताता है कि पास्ट लाइफ में तुमने मेरे साथ सेम किया था और तुम्हें पता है कि मैंने प्राइस क्या भुगता, तो तुमने मेरी जान ली थी। हो सकता है कि तुम्हें ये बातें याद ना हो लेकिन मुझे ये अच्छी तरह से याद है, तो इसलिए मैं यहाँ पर तुम पर किसी किस्म की भी रहम नहीं दिखाने वाला। अगर तुम पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ तो मैं जस्ट उस कर्ज को चुका रहा हूँ जो कि पास्ट में तुमने मुझे दिया था। कर्ज से सेल कूपर का मतलब वो स्पेल, और सेल कूपर अपनी पावर को इतना ज्यादा इस्तेमाल करता है कि बाहर जो स्पेल एलन की मदर ने लगाया हुआ था तो वो टूट जाता है, टूट नहीं बल्कि चकनाचूर हो जाता है। इस बात को बाकी गार्ड्स भी नोटिस कर लेते हैं और वहाँ पर उसकी मदर भी खड़ी थी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए गार्ड्स उसे ये इन्फो देते हैं बैरियर टूट चुका है। लगता है कि मास्टर एलन बहुत जल्दी ही फारिग हो चुके हैं, लेकिन जहाँ तक उसके मदर की रिएक्शन की बात हो रही है उन्हें घबराहट सी फील हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है क्योंकि है तो वो एक मैच्योर औरत, वो खतरे को पहले से ही समझ जाती है। उसी रात एलन को जब बाकी के गार्ड्स और उसकी मदर उसको अपने कमरे में वापस ले आती है तो वहाँ पर एक बटलर बताता हुआ कि सील किस वजह से टूटी है और यंग मास्टर क्यों बेहोश पड़े हुए थे। तो बटलर इस बात को ब्रीफली बताता हुआ कि यंग मास्टर जमीन पर इसलिए बेहोश पड़े थे क्योंकि उन्होंने जरूरत से कुछ ज्यादा ही पावर को कंज्यूम कर लिया था और एक तो उनकी बॉडी इतनी पावर को स्टोर करने के लिए कैपेबल नहीं थी, इसी वजह से वो जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। और जहाँ तक सील की बात हो रही है, सील किस वजह से टूटी तो बाहर एक गार्ड डिस्ट्रैक्ट हो चुका था जिसकी वजह से वो स्पेल पर ध्यान नहीं दे पाया और स्पेल टूट गई। लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैंने उसको मारने का ऑर्डर दे दिया है और जल्दी उसका सिर काट दिया जाएगा। इस पर मैट्रिया कहती है कि बहुत खूब, लेकिन हाँ ये जरूर याद रखना कि उस बॉडी को कुत्तों को खिलाया जाए, ना कि जमीन में दफनाया जाए। वो बात को कान खोल के सुन लेता है, लेकिन साथ में ये भी बताकर कि यंग मास्टर इस तरह के स्पेल को कास्ट करने के लिए काफी छोटे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए इनको रेस्ट करना चाहिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजी इनको अभी से ही डैमेज हो गया, इनको याद नहीं कि इनके साथ वहाँ पर क्या हुआ था। तो वो मैट्रिया से इंसिस्ट करते हैं कि यंग मास्टर को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो खूब आराम कर सके। एलन काफी ज्यादा खोया खोया नजर आ रहा था और इसके पीछे का रीजन भी एलन से हमें पता चलता है कि उसे जरूर वहाँ पर उस हाल में कुछ हुआ था, लेकिन किसी वजह से उसे ये याद नहीं आ रहा कि उसके साथ अंदर क्या हुआ था। वो जितना भी चाहे जोर लगा ले लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो अपने बेटे को इतना ज्यादा परेशान होता देखकर उनकी मदर उसके माथे पर हाथ रखे कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम फ्यूचर हेड हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तो ये बात सुनकर एलन अपनी मदर का हाथ दूर करता है और कहता है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे घबराने की जरूरत नहीं। और साथ में आपने ये भी बताया कि टेंशन भी नहीं लेना चाहिए, कि आपको याद नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं इस फैमिली का फ्यूचर हेड हूँ। मुझे घबराना और टेंशन लेना शोभा नहीं देता। और जहाँ तक उन शैडोज की बात है तो वो तो मेरे मरने के लिए ही पैदा हुए थे। दोबारा मैं आपके मुंह से इस तरह की बकवास ना सुनूं। अपने बेटे को इतना रूडली बात करते हुए देखकर अगर ये मेरी मदर होती तो कब का मुझे तवे पे बिठा देती, लेकिन यहाँ पर तो उनकी मदर उसको गले लगाती है और कहती है कि तुम वाकई में मेरे बेटे हो, तुम्हारी आदतें बिल्कुल मेरी जैसी हैं और अब मुझे ये बताना कि मैं अपने ब्रेव बेटे के लिए क्या रिवॉर्ड के तौर पर रखूं क्योंकि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। इस पर जवाब देता हुआ एलन, मदर सब माओ में से बेस्ट है, मुझे उनके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं, जस्ट वो उनके साथ ही रहे तो यही उसको चाहिए। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जो कि इस माँ और बेटे की बकबक को कब से सुन रहा था और नजर रखे हुआ था, तो वो भी इन दोनों के बॉन्ड को एडमायर करता है कि वाकई में इन दोनों का बॉन्ड मैंने दुनिया में और पूरी अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा। लेकिन खैर इन दोनों के बॉन्ड को मैं वैसे भी तोड़ना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरा गोल नहीं है, बल्कि जो मेरा गोल था वो मैंने अचीव कर लिया है क्योंकि पास्ट में मैं एलन का शेडो था लेकिन आज एलन मेरा शेडो बना है। अब आज के बाद
मैं जो भी करूंगा तो उसका दर्द उसे मिलेगा और जो वो गेन करेगा उसका एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ मेरे बीच वो हमें अपने पास्ट लाइफ के बारे में भी बताता है कि आखिर उसे इस शैडो ओथ के बारे में कैसे पता चला। तो एक तो हमें सिल कूपर से ये पता है कि उसे एलन से पता चला था क्योंकि उसने खुद आखिरी लम्हों में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि उसी ने ही बचपन से ही उस पर वो स्पेल कास्ट की थी। लेकिन एक जगह पर और उसने ये बात हमें नहीं बताई जिसमें सिल कूपर को ये शैडो ओथ की किताब मिली थी और उसे पहली नजर में देखते ही सिल कूपर में क्यूरियोसिटी जाग उठी और उसने उस सारे किताब को पढ़ लिया था। उसे पता चल चुका था कि ये शैडो ओथ आखिर किस तरह इस्तेमाल की जाती है और इसे कैसे रिवर्स भी कर सकते हैं। और खुद के लिए इसको पूरा पढ़ने के बाद ये किताब सिल कूपर ने इसे एलन के हवाले कर दी और वो चौकन्ना भी हो गया था क्योंकि उसे इस स्पेल के झांसे में नहीं पड़ना था। लेकिन उसकी ये गलती थी कि वो रियलाइज ही नहीं कर पाया कि बचपन से ही वो इस झांसे में फंस चुका है और उसे इस बात का पता भी नहीं चला। उसके साथ इन्फॉर्मेशन तो थी लेकिन मौका नहीं था और अब इन्फॉर्मेशन और मौका दोनों है, इसलिए तो वो सक्सेसफुली एलन को अपना शैडो बना लेता है। अब इसके लिए सिल कूपर को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं और अगर वो स्ट्रॉन्ग बन भी जाता है तो उसकी बॉडी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो उसे ठीक वक्त आने का इंतजार करना होगा जहां पर वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाए और अपना बदला भी ले पाए। अगला सीन वोल्केनिक माउंटेन का होता है जहां पर नेक्स्ट टेस्ट का इंतजाम किया गया था और वो टेस्ट और किसी का नहीं बल्कि शैडो सोल्जर का ही लिया जा रहा था जो कि काफी ब्रूटल था। और उसके बारे में हमें पता चलता है कि ये वोल्केनिक माउंटेन अपनी स्टोरी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। स्टोरी की शुरुआत एक आदमी प्रॉमिथियस से शुरू होती है जिसने इंसानियत के लिए खुद को सैक्रिफाइस बना दिया और इंसानियत की मदद करने के लिए उसने मशाल मौत के घाट से उठाकर अपने चाहने वालों को दे दी। लेकिन खुद वो इस माउंटेन के क्रूर पनिशमेंट से ना बच पाया क्योंकि बाद में प्रॉमिथियस को सजा सुनाई दी गई और उसे दिनों रात ईगल के पंजों का मजा चकाया जा रहा था। इसी बैटल ग्राउंड में इन शैडोज का टेस्ट सेट किया गया है जहां पर शैडोज को सर्वाइव करना होगा, वो भी इस खूनखार माउंटेन में। और इस टेस्ट को जो भी सर्वाइव कर लेता है तो ये टेस्ट वहां पर खत्म नहीं होता क्योंकि ऊपर टॉप पर जाने के लिए उसे और भी मुसीबत फेस करने का सामना करना पड़ेगा। और जो ही वो टॉप पर पहुंच जाए तो ऊपर एक ग्रिफिन उसे नजर आएगा जो कि उसे मार भी सकता है, लेकिन कैसे करके भी उस एक बंदे को जो कि टॉप पर पहुंच चुका है तो उसे कन्विंस करके उसे ग्रिफिन की ब्लेसिंग लेनी पड़ेगी। और ब्लेसिंग का ये फायदा उसे मिलेगा कि चाहे उसे जितना भी काट लिया जाए और बाकी ईगल इसे चोंच ही क्यों ना मारे लेकिन इसे दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद सीन सिल कूपर के टेस्ट पर आता है जहां पर हम एक शैडो ट्रेनर को देखते हैं जिसने सारे बच्चों को लाइन में खड़ा किया होता है और उन्हें इस गेम के रूल्स और रेगुलेशन बता रहे होते हैं कि बच्चों आपको तो अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ पर आपको क्यों लाया गया है। ये आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए एक टेस्ट लिया जा रहा है जिसमें आप लोगों को जैसे तैसे करके भी माउंटेन के टॉप पर पहुंचना होगा। और हाँ, जो भी इस टेस्ट के बीच में हार मान लेता है तो 3 दिनों के बाद उसे एग्जीक्यूट खुद ही कर दिया जाएगा, बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। तो इसलिए अगर आप रूल्स और रेगुलेशन पर समझ गए हो तो चलो जल्दी से आगे बढ़ो। और ये कहता वो सीटी बजाता है जिसको बजाते ही सारे बच्चे दौड़ने लगते हैं और उनके चेहरों पर साफ डर खौफ हम देख पा रहे हैं कि उन बच्चों को इस टेस्ट से कितना ज्यादा डर लग रहा है। तभी इसी बीच सोल्जर ट्रेनर की नजर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पर पड़ती है जो कि बाकी बच्चों के मुकाबले में काफी ज्यादा काम था और वो गुनगुनाते हुए अलग रास्ते से भी जाने का ठान लेता है। बाकी के बच्चे ठीक रास्ते से जा रहे थे लेकिन हमारा सिल कूपर बहुत खतरनाक रास्ते को चुनता है क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रहा था तो उसको पैरों से तो नहीं लेकिन हाथों से जरूर और वो भी चढ़ के क्लियर किया जा सकता था। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को वो दोनों सोल्जर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये तो वो नाजायज बच्चा है जिसने इस टेस्ट से पहले यंग मास्टर को काफी ज्यादा निराश किया था। वो ये देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं कि ये मुश्किल रास्ते को चुन रहा है। शुरू करने से पहले ही उसे अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, यहाँ तक कि वो कबर बनाने का भी ठान लेते हैं। लेकिन शैडो ट्रेनर अजीब सी स्माइल देता हुआ कि अभी नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है क्योंकि उस बंदे का बाहर आने का टाइम जो हो गया है। तभी हम एक बहुत बड़े पंछी को देखते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि ग्रिफिन था जिसको देखकर बाकी बच्चे घबरा जाते हैं और उन्हें देखकर उनके भेजे में एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि ये कोई आम पंछी नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। और कुछ ही सेकंड्स में ग्रिफिन उन सारे बच्चों को मार डालता है। कुछ देर के बाद वहां पर हमारा सिल कूपर भी पहुंच जाता है क्योंकि अपने सामने बहुत सारी लाशें पाता है। लेकिन अभी भी सिल कूपर की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि ग्रिफिन ने उसे अभी तक नहीं देखा। लेकिन पीछे से वही हरामखोर ट्रेनर अपने तीर कमान की मदद से उस ग्रिफिन पर अटैक कर देता है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि उस ट्रेनर को पता था कि इसको मारने पर भी वेबली हेड इन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे और वो जस्ट थोड़ी देर के लिए सिल कूपर के साथ खेलना चाहता है। वो तीर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए नहीं था बल्कि उस ग्रिफिन की अटेंशन सिल कूपर की ओर लाने का था। उस एरो को वो ग्रिफिन तो डॉज कर लेता है लेकिन वो जब देखता है कि किसने फेंका है तो सामने वो गार्ड्स नहीं लेकिन सिल कूपर उसे जरूर नजर आता है। वो उस पर पलक झपकते ही अटैक कर देता है जिसको हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काफी आसानी से डॉज करके उसके ऊपर चढ़ जाता है और साथ में ये इन्फो भी बता के कि अगर इस टेस्ट को जल्दी पार करना है और ग्रिफिन की ब्लेसिंग जल्दी लेनी है तो इस तरह इस पहाड़ पे चढ़ के और इस ग्रिफिन पर चढ़ के तुम ये कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ग्रिफिन को तुम्हें टेम करना होगा, यानी कि इसे अपने कंट्रोल में लाना होगा। और अगर आप लोगों में से किसी को ये नहीं पता कि ग्रिफिन आखिर किस किस्म का पंछी होता है तो मैं ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप इसके बारे में जान सकते हो कि ये किस टाइप का पंछी होता है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सिल कूपर उस ग्रिफिन के सीधा सर को टारगेट करता है और उस पर अटैक करने के बाद वो ग्रिफिन को अपने अटैक से काफी ज्यादा घायल भी कर देता है और वो दर्द से चिल्लाता भी है। और साथ ही साथ उसे नीचे वापस उतरते ही सिल कूपर हमें ये भी बताता है कि ग्रिफिन मॉन्स्टर इतना ज्यादा घमंडी होता है कि उसे हार मानना वो भी इतनी आसानी से पसंद नहीं होता। उसकी इंटेलिजेंस बिल्कुल इंसानों की तरह है, जैसे कि इंसान ताकतवर होने की वजह से काफी ज्यादा एरोगेंट होता है तो एक इंसान और ग्रिफिन में कोई भी फर्क नहीं। अगर उन दोनों के बीच घमंड की बात की जाए तो सिल कूपर को तो इस ग्रिफिन को टेम करना है, यानी कि अपने कंट्रोल में लाना है। तो इसके पूरे एरोगेंट को तोड़ने के लिए सिल कूपर को इस ग्रिफिन के एरोगेंस को पूरी तरह से क्रश करना होगा और इसके लिए सिल कूपर के साथ काफी अच्छा प्लान भी है। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां से स्टार्ट करे। ये कहता हुआ सिल कूपर उस पर दोबारा स्लैश लगाता है लेकिन इस वाले अटैक को वो ग्रिफिन काफी आसानी से डॉज कर लेता है क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस बिल्कुल इंसानों की तरह है। ग्रिफिन खुद को तो उसके अटैक से बचा लेता है लेकिन जो है वो डॉज करता है तो अपना अटैक सिल कूपर पर लॉन्च करने के लिए तैयार करता है और कुछ ही सेकंडों में वो हमारे सिल कूपर पर भी अपनी एबिलिटी से अटैक करता है। इस वाले अटैक को डॉज करने के लिए सिल कूपर के पास टाइम नहीं होता, इसलिए तो वो उस अटैक के प्रेशर से पीछे धकेला जाता है और छोटी बॉडी होने की वजह से वो हवा में मानो उड़ने लगता है। लेकिन यही तो उसकी डिसएडवांटेज है क्योंकि उड़ता उड़ता वो खाई से गिरने वाला था लेकिन जैसे तैसे करके भी और उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया, इसलिए तो वो उस खाई के एज को पकड़ लेता है और वो बड़ी मुश्किलों से अपने आप को बचा लेता है। वापस दोबारा चढ़कर उसे ये बात तो समझ में आ गई है कि उसके साथ अपनी पास्ट की मेमोरीज है और उस पास्ट की मेमोरीज में उसके साथ काफी ज्यादा तलवारबाजी की टेक्निक्स भी है। लेकिन उसकी बॉडी अभी के लिए छोटी है, इसलिए तो नॉलेज होने की वजह से वो यहाँ पर सुपीरियर नहीं है। लेकिन अगर उसकी पास्ट की बॉडी होती तो यहाँ पर वो इस फाइट को कब का खत्म कर चुका होता। तो इट डजंट मैटर कि उसके साथ जितनी भी तलवारबाजी की टेक्निक्स ही क्यों ना हो, लेकिन अभी के लिए डिसएडवांटेज ये है कि वो छोटा है, वो छोटी बॉडी में है, छोटे से प्रेशर से भी वो पीछे धकेल दिया जाता है और यही डिसएडवांटेज सिल कूपर को ग्रिफिन को पूरी तरह से टेम करने से रोक रही है। इसी बीच सिल कूपर को एक गुफा नजर आती है और उसे लगता है कि अगर वो गुफा तक पहुंच जाता है तो वो कुछ ना कुछ तो सोच लेगा कि इस ग्रिफिन को कैसे हराना है, क्योंकि छोटी बॉडी और कम वजन होने की वजह से वो उसके फूंक से ही हवा में उड़ जाता है और अगली ओर ग्रिफिन दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। टाइम पर सिल कूपर की नजर उस अटैक पर पड़ जाती है, इसलिए तो वो उस अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन ग्रिफिन एक अटैक करने के बाद
रुकता नहीं, वो बार बार अटैक करता है और बार बार अटैक करने के लिए उसको दोबारा सांस लेनी पड़ती है क्योंकि ये एक विंड टाइप का अटैक है। लेकिन जब भी वो बार बार सांस लेता है और दोबारा से अटैक करता है तो सेल कूपर इस बात को रियलाइज कर लेता है कि जब भी ये एक अटैक करता है तो दूसरा अटैक उससे ज्यादा भारी और पावरफुल होता है, क्योंकि सेल कूपर ने ग्रिफिन के अटैक के पैटर्न को समझ लिया है कि जब भी ये सांस लेकर दोबारा अटैक करता है तो इसके विंड अटैक का एक लेवल बढ़ जाता है और जब ये लेवल 10 तक पहुंच जाएगा तो सेल कूपर को लगता नहीं कि वो उस अटैक को डॉज कर पाएगा और ना ही यहां से वापस जिंदा बचकर जा सकता है। अगर एक बार इसका ये अटैक लेवल 10 तक पहुंच जाता है तो वो अंदाजा लगाता हुआ हमें बताता है कि उस जैसे अगर 100 बंदे भी यहां पर आ जाते हैं यानी कि 100 और सेल कूपर के क्लोन्स बनाकर अगर यहां पर छोड़ दिया जाए तो लेवल 10 वाले अटैक से वो झटके में ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए तो सेल कूपर का जो प्लान है और जो करना है तो उसे जल्द से जल्द करना ही होगा। इसी बीच सेल कूपर को एक आइडिया सूझता है और वो खुद को कोसता भी है कि इस आइडिया के बारे में वो कैसे भूल गया, क्योंकि इस बात को तो उसने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया है कि यहां से भाग निकलने का और कोई रास्ता नहीं, तो वो इस ग्रिफिन के अटैक को ही अपना जरिया बना के ऊपर केव तक पहुंच जाएगा, यानी कि वो इस ग्रिफिन के अटैक को अपने यूज के लिए इस्तेमाल करेगा ताकि वो उस गुफा तक पहुंच जाए। और ये ठान लेने के बाद वो सीधा उसके अटैक के सामने कूद जाता है, लेकिन डैमेज को थोड़ा ही सही लेकिन कम करने के लिए वो अपनी स्वॉर्ड को भी सामने रखकर उसको डिफ्लेक्ट मारता है। लेकिन डिफ्लेक्ट करने से भी काम नहीं बनता क्योंकि अटैक को कंज्यूम करने के बाद उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, उसमें हिम्मत और पावर दोनों नहीं बची थी। इसलिए तो एक खुरापाती आइडिया उसके दिमाग में दोबारा वापस आ जाता है। वो दोबारा से खुद को कोसता है क्योंकि शैडो ओथ थी लेकिन अभी तक वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शैडो ओथ कैसे काम करती है, जब उसके मास्टर को दर्द हो रहा हो तो सेल कूपर उसे एक्टिव कर लेता है, जैसे सारा दर्द एलन को ट्रांसफर हो जाता है और उसकी पावर को सेल कूपर अपने लिए कंज्यूम कर लेता है। जो है वो ऐसा करता है तो अगले सीन में हम एलन को देखते हैं क्योंकि बेचारा चाय की चुस्की ले रहा था, लेकिन जो ही सेल कूपर वहां से शैडो ओथ को एक्टिव करता है तो मानो उसे मिर्गी का दौरा पड़ चुका था। जमीन पर पड़ा एलन कपकपा रहा था और उसकी आंखें भी धीरे धीरे करके व्हाइट होते जा रही थी और जो गार्ड्स और मेट्स उसके सामने खड़े थे तो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यंग मास्टर को अचानक से क्या हो गया। लेकिन जब सीन दोबारा सेल कूपर पर शिफ्ट होता है तो उसने जो भी प्लान बनाया था तो उसको वो सक्सेसफुली कर चुका है। उसका प्लान था गुफा में एंटर करना और वो गुफा में एंटर कर चुका है। और जबकि सेल कूपर यहाँ पर आ चुका है तो वो गुफा के अंदर भागने का ठान लेता है और ग्रिफिन के और करीब आते ही वो अंदर भागना शुरू कर देता है। ग्रिफिन जो कि ये सब कुछ देख रहा था तो किसी वजह से सेल कूपर के गुफा के अंदर जाने से उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन गुस्से के साथ वो काफी ज्यादा घबरा भी रहा था, जिसका पता अभी तो नहीं चल रहा, लेकिन ये तो पता चल जाता है कि ग्रिफिन को बोलना भी आता है। बिल्कुल इंसानों की भाषा वो बोल रहा था और वो भी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का पीछा करना शुरू कर देता है और चिल्लाता हुआ गुस्से में ये भी कहता है कि हाजमोला की चुरत, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मुझसे भागो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस केव में आकर, क्योंकि अब मैं तुम्हें सिर्फ मारूंगा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से खा जाऊंगा। कुछ देर के बाद हमें ये पता चल जाता है कि आखिर क्यों ग्रिफिन इतना ज्यादा घबराया हुआ था, वो भी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के इस गुफा में एंटर करने के बाद। उसके घबराने का रीजन और कोई नहीं बल्कि उसका वहां पर एक बच्चा होता है जिसको सेल कूपर ने एक हॉस्टेज बना लिया है। और इसी का तो फायदा उठा के ग्रिफिन अब उस पर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा और वो सेल कूपर से चाहता है कि वो उसके सवाल का जवाब दे कि आखिर सेल कूपर को क्या चाहिए कि वो उसके बच्चे की जान बख्श दे। और वो बच्चा जो कि चिप चिप करता हुआ अपनी जुबान में अपनी मां को बुलाता है कि इस दरिंदे से उसे बचा लीजिए, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। ग्रिफिन की टेंशन टाइम के साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी और वो बार बार एक ही सवाल करता जा रहा था कि आखिर वो उसके बच्चे के साथ क्या करने का प्लान बना रहा है, वो आखिर उसके अलावा उसके बच्चे से क्या चाहता है। लेकिन सेल कूपर इतना जालिम भी नहीं होता और वो इस बात को ग्रिफिन को बताता है कि उसे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो उसके बच्चे को कुछ भी नहीं कहने वाला। लेकिन जो बात ग्रिफिन के पीछे कही जा रही थी वो भी आज तक वो ये देखकर हैरान है कि जो अफवाहें ग्रिफिन के पीछे कही जा रही थी तो वो कोई अफवाहें नहीं बल्कि सच था। उन अफवाहों में ये बताया जा रहा था कि किंग ग्रिफिन के बच्चों पर एक कर्स लगा होता है कि जब भी वो पैदा होता है तो वो उड़ नहीं सकते, और ये अपनी आंखों से विटनेस करने के बाद मैं काफी ज्यादा चौंक चुका हूं। तो अगर ये बात सच है तो मेरे साथ भी तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। सेल कूपर ग्रिफिन को ये बताता है कि वो उसकी बच्चे की जान बख्श तो रहा है लेकिन उसके साथ साथ वो उसके उड़ने में भी उसकी मदद कर सकता है, यानी कि पूरी तरह से वो कर्स उससे उठा लेगा, जिसके बाद इसका ये बच्चा भी उड़ने लगेगा। लेकिन ये जस्ट एक शर्त है क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन दोनों तरफ से एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो इसका मतलब ग्रिफिन अच्छी तरह से समझ जाता है कि यहाँ पर ये इस काम के बदले जरूर उसे कुछ करवाना चाहता है। इस बीच सीन शिफ्ट हो जाता है और बाहर के शैडो ट्रेनर्स पर पड़ता है जो कि इस ग्रिफिन के गुफा में आ चुके थे। लेकिन हैरानी और परेशानी तो तब उन्हें फील होती है जब अंदर से उन्हें कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो इस इल्यूजन से धोखे में पड़ जाते हैं और उन दोनों को लगता है कि ग्रिफिन ने उस बच्चे का काम तमाम कर दिया होगा और वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं क्योंकि अगर वो ये खबर यंग मास्टर एरन को जाकर दे दे तो वो जरूर इस खुशखबरी के बदले उन्हें इनामातों से नवाज देगा। और जो ही वो वापस जाने लगते हैं तो उनके ठीक पीछे वो ग्रिफिन दोबारा अपीयर होता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और उसके गुस्से को सामने दोनों ट्रेनर डायरेक्टली फील कर लेते हैं कि पीछे खतरा है और पीछे मुड़कर उन्हें वही ग्रिफिन नजर आता है। और अब इस इंसिडेंट को देखने के बाद आप भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो डील इन दोनों के बीच में हुई थी यानी कि सेल कूपर और इस ग्रिफिन के बीच, तो उसके टर्म्स और कंडीशन में ये भी लिखा था कि वो इन दोनों बंदों को उनके मौत के घाट उतार दे। और है तो ग्रिफिन मजबूर क्योंकि उसे अपने बच्चे को ठीक करना है, तो उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसे मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे कुछ फर्क पड़ता है तो वो उसके बच्चे के घाव को ठीक करने का होता है जो कि सिर्फ सेल कूपर ही कर सकता है। इसलिए तो ग्रिफिन उन दोनों बंदों को मौत के घाट उतार देता है और अपना काम पूरी तरह से खत्म करने के बाद जब वो इसको सेल कूपर को बता देता है तो उसने टर्म्स एंड कंडीशन का एक पार्ट तो पूरा कर दिया है। तो अब सेल कूपर की बारी है ताकि उस जगह के बारे में वो बता दे कि कहां पर वो एंटीडोट जैसी चीज मिल सकती है जो कि उसके बच्चे को ठीक कर देगी। और जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था तो सेल कूपर भी वैसा ही करता है, वो उसे उस जगह का नाम बताता है लेकिन साथ में ये भी कहकर कि वो वहां पर खुद भी उसके साथ जाना चाहता है। तो इसके लिए वो ग्रिफिन मान जाता है और उस जगह का नाम द लैंड ऑफ स्टोन्स होता है जो कि यहाँ से साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है और ग्रिफिन की मदद से वो लोग वहां पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं क्योंकि ग्रिफिन की स्पीड काफी तेज होती है। अगला सीन लैंड ऑफ स्टोन्स में होता है जहां पर वो उसके दरवाजे के सामने खड़े होते हैं और ग्रिफिन यहाँ पर आने के बाद उसे कहता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ था यहाँ पर दोनों को जो चीज चाहिए तो उन दोनों चीजों को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ इन दोनों को इस फाइट को इकट्ठे लड़ना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी जाकर वो उन दोनों चीजों को ऑब्टेन कर पाएंगे, जिसमें से एक मेडुसा का ब्लड होता है और दूसरा परसियस की सोर्ड। मेडुसा ग्रीक मिथोलॉजी की एक कैरेक्टर है जिसके बालों की जगह पर सांप होते हैं और दिखने में वो काफी ज्यादा भद्दी होती है, लेकिन वो पहले में इतनी भद्दी नहीं थी। उसकी सुंदरता ग्रीक मिथोलॉजी के देवताओं के बीच काफी ज्यादा थी, इसी वजह से उसको इस तरह बना दिया गया था। और परसियस को तो आप जानते ही होंगे जो कि ज़्यूस का बेटा होता है जो कि हाफ तो गॉड होता है लेकिन हाफ इंसान। सेल कूपर जो कि अपने मुंह से बोल रहा था तो वो अपने मन ही मन में कुछ और भी हमें बताता है कि यहाँ पर सिर्फ परसियस की सोर्ड ही नहीं बल्कि उसका कोई और गोल भी है। और अगर वो उसे सिंपल अल्फाजों में हमें बताए तो यहाँ पर ग्रिफिन के पावर की मदद से वो द लैंड ऑफ स्टोन्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है और अगर ये सब कुछ कर पाए तो वो अपने रिवेंज के एक कदम और भी करीब हो जाएगा, क्योंकि इस पूरी जगह को तोड़ना उसके पावर के बस की बात नहीं। लेकिन अगर वो अपनी पुरानी बॉडी में होता तो शायद वो ये कर पाता, लेकिन अभी के लिए ये इम्पॉसिबल है और यहाँ पर ग्रिफिन की मदद लेनी पड़ेगी। जो ही वो बाद में एंटर करते हैं तो सामने मेडुसा आपको नजर आ रही होगी और जैसे कि मैंने डेमोंस्ट्रेट करके बताया था कि कितनी डरावनी
डरावनी और भद्दी दिखती है। मेडुसा के साथ साथ वहाँ पर उसके कुछ डिसाइपल्स भी होते हैं जो कि पत्थरों से बने होते हैं और इसलिए तो इस जगह का नाम द लैंड ऑफ स्टोन्स रखा गया है, क्योंकि मेडुसा किसी को भी अपने पावर की मदद से पत्थर का बना सकती है। और इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि पास्ट लाइफ में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सेल कूपर यहाँ पर पहले भी आ चुका था और ये जगह उन लोगों ने अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए सेट की थी और यहाँ पर शैडो आर्मी परसियस की सोर्ड को एलन के लिए लेने के लिए आए थे और यही उनका नेक्स्ट टेस्ट था। लेकिन जैसे कि यहाँ पर एक मेडुसा है जो कि अपनी पावर की मदद से सब लिविंग क्रीचर्स को स्टोन का बना सकती है और इस खतरनाक मेडुसा के साथ लड़ने के लिए सिर्फ बच्चों को ही भेजा गया था, जो कि उस वक्त एलन 12 साल का था तो बच्चे उससे छोटे थे। इतनी कम उम्र में कूपर फैमिली ने इतना बड़ा कदम उठाया, वो भी सिर्फ अपने बेटे के लिए। तो इससे काफी ज्यादा शैडो सोल्जर मर चुके थे और बड़ी हैवी कैजुअल्टीज इन लोगों ने इस टेस्ट में उठाई थी। और अगर उस टेस्ट में आखिर में कोई बचा था तो वो और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट था। उसने आखिर तक सर्वाइव किया, लेकिन जब सोर्ड को उठाने की बारी आई तो सोर्ड ने उसे अपने आप को उठाने नहीं दिया, क्योंकि ये सिर्फ एस क्लास के हीरो को ही अपने आप को उठाने देती है। और जैसे कि उस टाइम सेल कूपर एस क्लास हीरो नहीं था तो इस वजह से वो इस सोर्ड को नहीं उठा पाया। लेकिन जब एलन वहां पर आ पहुंचा तो उसने उस सोर्ड को झट से उठा लिया और बाद में उस मेडुसा को भी मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त एलन ने अपनी रेपुटेशन को और भी बेटर और बेहतर बनाने के लिए ये टेस्ट बिल्कुल एक मूवी सीन की तरह क्रिएट किया था कि लोग मुश्किल में होंगे और वो आके उन लोगों को बचा लेगा। बच्चे कुछ लोगों को बचाने के बाद उनके लिए अपने मास्टर के लिए रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो लॉयल बन जाएंगे। तो जैसा एलन चाहता था तो वैसा ही होता है। मेडुसा को मारने पर एलन को काफी ज्यादा लॉयल सबऑर्डिनेट भी मिले थे जो कि जी जान लगाने के लिए अपने मास्टर को सर्व करने के लिए तैयार थे। इसलिए तो अब हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने ये ठान लिया है कि अगर ये सोर्ड इस बार भी उठा नहीं लेता तो ये यहाँ पर इस पूरे टेंपल को गिरा देगा। इसलिए तो उसने एक गैम्बलिंग छेड़ी है कि अगर यहाँ पर वो इस सोर्ड को नहीं उठा पाता तो वो इस पूरे टेंपल को ग्रिफिन की मदद से क्रश कर देगा। और ग्रिफिन की मदद करने का यहाँ पर आने का उसका प्लान नहीं था, बल्कि अपनी किस्मत को दोबारा टेस्ट करने का था। जो ही ग्रिफिन और सेल कूपर अंदर एंटर कर जाते हैं तो ग्रिफिन आसपास देखता है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता और इसकी वजह ये थी कि वहाँ पर एक मिस्ट फैला हुआ था। उसे परसियस की सोर्ड भी नजर नहीं आ रही थी और ना ही उसे मेडुसा का ब्लड नजर आ रहा था। तभी पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद होता है जो कि देखकर ग्रिफिन गुस्सा हो जाता है और अब वो हमारे सेल कूपर से बोलने लगता है कि क्या ये उसकी कोई ट्रिक है। अगर ये ट्रिक है तो वो पहले से बता सकता है और वो उसकी जान बख्श देगा। लेकिन तभी सेल कूपर साइड की ओर इशारा करता है जहाँ पर वो स्टोन्स उनकी ओर ही बढ़ रहे थे और मेडुसा भी अब उन दोनों को नजर आने लगी थी। स्टोन्स को इतनी स्पीड से आता हुआ देखकर ग्रिफिन गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये कमजोर स्टैचूज यहाँ पर कब आ पहुंचे। तो अटैक की रेंज से खुद को बचाता हुआ सेल कूपर फाइट के मैदान से अगली ओर चला जाता है, जिसके बाद ग्रिफिन एक जोरदार मुक्का उन स्टैचूज पर मारता है जिससे तीनों के तीनों स्टैचूज चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन तभी जो स्टैचूज जो कि चकनाचूर हो गए थे तो वो दोबारा रिजनरेट होने लगते हैं और ये देखकर सेल कूपर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ग्रीक मैथोलॉजी में ये तीनों सिस्टर थी। नाम काफी अजीब है तो मैं नाम को इग्नोर ही कर दूंगा। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये तीनों भी ग्रीक मैथोलॉजी की कैरेक्टर है जो कि एक आंख और एक ही मुंह और एक ही दांत शेयर करते हैं। ये बिल्कुल हूबहू ग्रीक मैथोलॉजी के रेप्लिका है, यहाँ तक कि इनकी पावर्स भी सेम है। तो इसी रीजन की वजह से सेल कूपर काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसी के साथ साथ सेल कूपर को इस वजह से भी काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि ये मेडुसा और ये तीनों लड़कियां पोसाइडन की डॉटर है। और पोसाइडन आखिर कौन है तो इसका भी थोड़ा बहुत डेमोंस्ट्रेट करके बता देता हूँ। ग्रीक मैथोलॉजी में गॉड ऑफ द सी का नाम पोसाइडन है और ये तीनों उन्हीं की ही बेटियां हैं। तो जैसे बाप वैसे ही बेटियां, तो पावर भी सेम, चारों के चारों पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए टाइम पर वो पहले से ही ग्रिफिन को वहां से भागने का बोलता है। जो ही वो दोनों भागने लगते हैं तो पीछे से मेडुसा एक बड़ी सी लहर बनाकर उनकी ओर भेज देती है, जिससे वो दोनों बड़ी ही मुश्किलों से भाग रहे होते हैं। लेकिन वक्त बहुत कम होता है। ग्रिफिन कहता है कि अगर इसी तरह ही चलता रहा तो ये पूरा का पूरा टेंपल ही गिर जाएगा और इसके साथ साथ वो दोनों भी यहाँ पर मारे जाएंगे। तो सेल कूपर को जो भी सोचना है तो जल्दी सोचना पड़ेगा। सेल कूपर शो तो करवाता है कि वो इस बात से काफी ज्यादा डर चुका है और उसे पता है कि इन सब चीजों को कैसे रोकना भी है, लेकिन जस्ट एक एक्टिंग के लिए वो ग्रिफिन से बोलता है कि तब तक तुम इन लोगों के साथ लड़ते रहो। वहाँ साइड पर दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है तो मैं उन्हें पढ़कर जल्दी से ही इनको रोकने का तरीका ढूंढता हूँ। वो सामने से तो ये बोल रहा था लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा खुश होता है और सेल कूपर कहता है बस यही तो मुझे चाहिए था कि ये पूरी की पूरी रूइंस ही गिर जाए। ये मेरा मेन गोल है कि यहाँ पर मैं इस पूरे टेंपल को ही डिस्ट्रॉय कर दूं। ये मेरे बस में नहीं था, इसलिए ग्रिफिन मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरी फिक्र मत करो बल्कि अपनी करो, क्योंकि मेरे पास एक सीक्रेट पैसेज है जो मैं तुम्हें तो बताना चाहता हूँ लेकिन ये मैंने पास्ट में ढूंढी है। इसी की मदद से मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन तभी बाहर निकलने से पहले वो वहीं पर ही रुक जाता है, क्योंकि अभी ये खंडर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुए और उसे उन मॉन्स्टर्स को रोकने का तरीका बता देता है। सेल कूपर ऊपर की ओर इशारा करता हुआ कि ग्रिफिन ऊपर ये आंख देख रहे हो, तो अगर तुम इस पर अटैक करके उस आंख को इससे रिमूव कर देते हो तो ये सब के सब अटैक करना रोक देंगे और ये लोग रुक जाएंगे। जो ही ग्रिफिन ये बात सुनता है तो बिना किसी टाइम को और वेस्ट किया हुआ वो ऊपर उड़कर जैसा कि सेल कूपर ने बताया है तो वैसा ही करता है और उसे अपनी चोंच की मदद से उस आंख को वहां से रिमूव कर देता है। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो गई है। मैं जस्ट ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मेडुसा के सामने की जो तीन मूर्तियां बनी थी तो यही तीन पोसाइडन की डॉटर्स थी और मेरे ख्याल से मेडुसा उनकी डॉटर नहीं थी। ये जो मॉन्स्टर इन दोनों पर अटैक कर रही है तो उन तीनों को क्रश करने के बाद वो तीनों अपने साथ घुल मिल गई थी और इसी वजह से एक ही बॉडी में खुद को कन्वर्ट करके अब पानी की पावर की मदद से इन दोनों पर अटैक कर रही है। लेकिन सेल कूपर की उनकी वीकनेस को बताने के बाद वो यानी कि हमारा ग्रिफिन जैसे ही उस आंख को उस जगह से अलग करता है तो वही तीन बहनें बहुत तेजी से चिल्लाने लगती है और वो ग्रिफिन की आंखों के सामने दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखकर ग्रिफिन काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि सेल कूपर तो काफी ज्यादा शातिर है। लेकिन सेल कूपर ये बता के कि इसमें वो सारा क्रेडिट नहीं लेना चाहता, क्योंकि फाइट ही वो कर रहा था और साथ में उसने जस्ट दीवारों पर जो पड़ा था वही उसको बताया है, तो उसमें उसने ज्यादा कुछ रोल नहीं निभाया। तो अब जबकि ये भी दीवारें बता सकती है कि इस मॉन्स्टर को कैसे रोकना था, तो ग्रिफिन को लगता है कि परसियस की सोर्ड और वो ब्लड जो कि मेडुसा का होगा तो वो भी इन दीवारों पर लिखा हुआ होगा और उनकी लोकेशन भी इन पर लिखी होगी। लेकिन उसकी बात को बीच में कट करके सेल कूपर ग्रिफिन को ये बताता है कि अगर तुम सोर्ड का ही पूछ रहे हो तो सोर्ड तो सामने ही है। वो सोर्ड को पॉइंट आउट करता है और वाकई में वहां पर परसियस की रेड सोर्ड वहां पर पड़ी थी और अब इस रेड सोर्ड और इस रेल्म का एक और सीक्रेट भी सेल कूपर ग्रिफिन को बताने लगता है कि एक और सीक्रेट भी है इस रेल्म का, जो कि सुनकर तुम खुद ब खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। ग्रिफिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो जब पूछता है कि किस रेल्म की और किस सीक्रेट की वो बात कर रहा है तो उसे हेजिटेट नहीं करना चाहिए, वो सुनने के लिए तैयार है। जो ही सेल कूपर अपनी बात को शुरू करता है तो पता चलता है कि इस सोर्ड को परसियस की सोर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी सोर्ड की मदद से उसने मेडुसा का सर काट दिया था, वो भी बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। और मेडुसा का ब्लड रेड और ग्रीन था। जैसे कि रेड सुनकर ही आपको पता चल चुका है कि रेड पॉइजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दुनिया में सबसे खतरनाक पॉइजन है। तो अगली और ग्रीन जो कि एक पॉजिटिव वाइब देता है, तो वो किसी पॉइजन को भी और किसी बीमारी को भी क्योर कर सकता है। मेडुसा का ब्लड एक वेपन की तरह और एक क्योर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो सीक्रेट वो बताने वाला है, जब परसियस की सोर्ड दोबारा अपीयर हो जाएगी तो उसी के साथ साथ मेडुसा दोबारा रिजरेक्ट हो जाएगी, यानी कि दोबारा जिंदा हो जाएगी। तो वो अपनी बात को खत्म करता है तो मेडुसा दोबारा रिजरेक्ट हो जाती है, उसमें दोबारा जान आ जाती है। पहले तो
तो अभी तक वो एक स्टैचू में खड़ी थी, लेकिन अभी वो हिल डुल पा रही है और वो सीधा रेजरेक्ट होने के बाद ग्रिफिन पर अटैक करती है, क्योंकि अगर ग्रिफिन टाइम पर नहीं देख पाता तो ग्रिफिन यहाँ पर मारा जाएगा। जबकि मेडुसा दोबारा से रेजरेक्ट हो चुकी थी तो उसके साथ फाइट करना बहुत ही मुश्किल है, तो सेल कूपर वहां से भाग निकलने का ठान लेता है और भाग निकलने के लिए वो एक पोर्टल का इस्तेमाल करता है जो कि अपनी पास की मेमोरी से उसे याद था, लेकिन जो ही वो उसके करीब पहुंच जाता है मेडुसा उस पर अटैक करती है, जिससे हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को अंदर जाने का मौका नहीं मिलता और उसको जब रियलाइज होता है कि ग्रिफिन तो आसपास नजर ही नहीं आ रहा, इसी वजह से ही मेडुसा उसे ही सिर्फ ही टारगेट कर रही है। तो थोड़ा सा बैटलफील्ड में आसपास देखने के बाद आखिरकार सेल कूपर को वो ग्रिफिन नजर आ जाता है जो कि पहले से बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है और वो उसकी एक एबिलिटी है। ग्रिफिन से पता चलता है कि उसने इसलिए खुद को छोटा किया है क्योंकि उसे खुद भी मेडुसा की ओर देखकर और इसकी पावर का अंदाजा लगा के काफी ज्यादा डर लग रहा था और वो इस फाइट को सेल कूपर के ही बलबूते पर छोड़ देता है, लेकिन मेडुसा अपना अटैक रोकने का नाम ही नहीं लेती और लगातार और बार-बार सेल कूपर पर अटैक करती ही जाती है। इस फाइट को लड़ते लड़ते सेल कूपर से हमें ये भी पता चलता है कि पास्ट लाइफ में अगर इस लेवल को उन लोगों ने पास किया था तो वो जस्ट उसकी लक थी, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लक खत्म हो गई है। साइड पर सेल कूपर को एक शील्ड नजर आता है, उस शील्ड की मदद से वो उसके साथ आई कांटेक्ट को भी अवॉइड कर पाएगा और साथ में वो उसके हर एक अटैक को अब इस शील्ड से ब्लॉक भी कर पाएगा। क्योंकि वो शील्ड को उठाता है तो सामने से मेडुसा अपनी बीम छोड़ती है जिसको हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काफी आराम से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन प्रेशर ज्यादा होने की वजह से एक वो छोटा है तो वो उस प्रेशर से पीछे धकेला जाता है। सेल कूपर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, इस फाइट में सिर्फ शील्ड से वो नहीं जीतने वाला, उसे जल्द से जल्द पर्सियस की सोर्ड को उठाना पड़ेगा, लेकिन पास्ट लाइफ में वो उस सोर्ड को नहीं उठा पाया क्योंकि उसकी क्लास पर्सियस की सोर्ड को होल्ड करने के लिए कम थी, लेकिन फिर भी उसके साथ और कोई चारा नहीं और वो इस बार ट्राई करेगा तो उसे खुद ब खुद अपना जवाब मिल जाएगा। वो काफी तेजी से पर्सियस की सोर्ड की ओर बढ़ रहा होता है और आखिर पहुंचते ही जब वो उसे आराम से उठाता है तो उसे गड़बड़ लगती है, लेकिन तब तक वो कुछ सोच पाए मेडुसा उसे पकड़ लेती है और काफी जोर से जकड़ती है जिससे उसे अपनी लोअर बॉडी फील ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसे टेंशन इस वजह से नहीं थी कि मेडुसा ने उसे पकड़ लिया है, बल्कि टेंशन इसलिए थी क्योंकि वो इस सोर्ड को काफी आराम से उठा पाया। तो आखिर पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि सिर्फ एलन ही उसे उठा पाया था, तो थोड़ा सा होड़ डालने पर उस पर जो आज तक वो स्पेल कास्ट की गई थी और लगी हुई थी तो वो भी टूट जाती है। तो एक इल्यूजन स्पेल था जिससे उसे ऐसा लगा कि वो उसे उठा ही नहीं पाया क्योंकि उसकी क्लास इसके लिए कम थी, लेकिन उसकी क्लास इसके लिए बराबर थी, लेकिन उस स्पेल की वजह से सेल कूपर को ऐसा लग रहा था वो इस सोर्ड का हकदार नहीं है। उसे सब कुछ याद आ जाता है, यहाँ तक कि वो इस बात को भी रिमेंबर कर लेता है एलन ने उसकी सोर्डमैनशिप की क्लास भी उससे चोरी कर ली थी। तो सब कुछ दोबारा याद आने के बाद वो सारी बातें उसके लिए क्लियर हो जाती हैं। तो मेडुसा ने तो हमारे सेल कूपर को जकड़ लिया था तो उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ऑरा निकलती है और वो ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल थी, यहाँ तक कि वो मेडुसा की बाइंडिंग को भी तोड़ देता है, यानी कि जिस टाइप से मेडुसा अपने शिकार को पकड़ती है तो उसे बाइंडिंग कहते हैं और उसे तोड़ना मजाक नहीं होता। ग्रिफिन भी अगर इसके झांसे में आ जाता वो भी इसको ना तोड़ पाता, तो सेल कूपर को देखकर कि इसने इसकी बाइंडिंग को भी तोड़ दिया है तो उसे तो अब मेडुसा से ज्यादा सेल कूपर से डर लगने लगता है, क्योंकि ये नजारा विटनेस करने के बाद कोई भी डर जाए। खुद को छुड़ाने के बाद पलक झपकाते ही वो उस मेडुसा को पर्सियस की सोर्ड से बिल्कुल सब्जी की तरह काटता है और देखते ही देखते मेडुसा को वो मौत के घाट उतार देता है। तो मेडुसा को मार गिराने के बाद जब सारी बातें उसके लिए क्लियर हो जाती हैं कि एलन और मैट्रियार्क ने पास्ट लाइफ में उसके साथ क्या क्या किया था, तो उसके बारे में सोचकर ही वो बिल्कुल विलेंस की तरह हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अभी तक खुद को कोसता आ रहा था कि उसके साथ एस रैंक की सोर्डमैनशिप नहीं थी, लेकिन अब उसके लिए ये बात क्लियर हो चुकी है कि पास्ट लाइफ में भी वो तो या एस रैंक या फिर एस रैंक से ज्यादा सोर्डमैनशिप की काबिलियत रखता था, लेकिन मैट्रियार्क ने इस स्पेल की वजह से वो चीज उसे छीनकर एलन को दे दी और साथ में उसे ये बात याद ना रहे तो उसकी मेमोरीज को भी उसने डिलीट कर दिया। और पीछे खड़ा ग्रिफिन जो कि ये सब कुछ देख रहा था कि सेल कूपर बिल्कुल इविल की तरह हंस रहा है, तो वो यहाँ से कल्टी होने का ठान लेता है क्योंकि वो इस पागल बच्चे के साथ और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जो ही वो जाने लगता है तो उसकी आवाज से ही वो वहीं पर ही रुक जाता है। उसकी आवाज में इतना दम था कि वो कपकपाने लगता है और अब उसे बच्चा नहीं बल्कि माइलोड करके बुलाता है, लेकिन अपने मन ही मन वो खुद को दिलासा देता है कि वो तो एक एस रैंक का मोशन है, तो वो इस बच्चे के सामने माइलोड कह के इसे क्यों बुला रहा है। लेकिन जब रीजन पूछता है कि बुलाने का रीजन क्या था तो सेल कूपर एक अजीब सी बात कहता है कि क्या उसका सर मजबूत है या नहीं, तो इस बात से ग्रिफिन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उसके लिए बात कंफर्म नहीं हुई कि इससे उनका क्या मतलब था, क्योंकि वहां से निकलने से पहले सेल कूपर उसे काफी ज्यादा काम लेता है क्योंकि वो उसके सिर के बारे में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो उस पूरे टेंपल को गिराना चाहता है और उस पूरे टेंपल को जब वो सक्सेसफुली गिरा देते हैं तो बाहर निकलता हुआ ग्रिफिन समझ जाता है कि ये पहले से ही उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब जबकि ये इसके बच्चे को हील कर सकता है तो वो इस बात को जाने देगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये पता है कि वो इसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। बाद में अपनी जगह पर वापस आने के बाद ग्रिफिन उसे ब्लेसिंग्स देता है और जो ब्लेसिंग्स के लिए ये सारे बच्चे लड़ रहे थे तो उसका आखिरी विजेता हमारा सेल कूपर ही होता है। ग्रिफिन की ब्लेसिंग से सेल कूपर को ये फायदा होने वाला है कि चाहे जिस टाइप का भी वो अटैक झेले तो उसे चोट नहीं लगेगी। जो ही हमारे सेल कूपर को ग्रिफिन की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं तो वो अपने बॉडी में ये फील कर पा रहा था कि उसकी बॉडी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और जो उसे माइनर इंजरीज लगी थी वो भी इस टेस्ट के दौरान और उस मेडुसा के साथ लड़ते वक्त तो वो भी खुद बहुत हील हो जाती है। और इस ब्लेसिंग्स के मिलने के बाद सेल कूपर को अब ज्यादा से ज्यादा एलन को अपना दर्द और चोटें ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे ये ब्लेसिंग्स ना मिलती तो बार-बार उसे अपने एक पपेट की तरह इस्तेमाल करके शायद मैट्रियार्क को उन्हें इस बात का पता चल जाता और अब उसे एस रैंक की अपनी ये सोर्डमैनशिप भी छुपानी पड़ेगी, क्योंकि सेल कूपर नहीं चाहता कि उसके प्लान के बीच में कोई और मुसीबत उसे फेस करनी पड़े। दोबारा याद दिला देता हूं, उसका प्लान रिवेंज लेना है। जिस चीज का वादा सेल कूपर ने ग्रिफिन के साथ किया था तो वो उसे वो एंटीडोट भी दे देता है, जिसको वो ग्रिफिन जैसे ही अपने बच्चे को पिलाता है तो कुछ सेकंड्स में उसकी पूरी इंजरीज हील हो जाती है और जिस इंजरीज को ग्रिफिन भी आज तक नहीं हील कर पाया तो वो कुछ सेकंड्स में भर जाती है। जैसे कि सेल कूपर ने बताया ये दोबारा उड़ पाएगा तो वो उड़ने लगता है। ग्रिफिन काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन तभी यहाँ पर सेल कूपर एक चाल चलता है। वो ग्रिफिन को अपने झांसे में फंसा कर कि ये अभी के लिए तो ठीक हो चुका है लेकिन ये ताकतवर कैसे बनेगा, क्योंकि अगर इसे ताकतवर बना है तो इसे खुद के लिए एक मास्टर को चुनना पड़ेगा। और ये बात एक फैक्ट है क्योंकि ग्रिफिन ने खुद अपने लिए एक मास्टर चुना था जिस वजह से वो आज इतना ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल है, लेकिन ग्रिफिन को ये समझ में नहीं आता कि अब वो अपने मास्टर की तरह दूसरा बंदा कैसे ढूंढे, क्योंकि उसका मास्टर इतना ज्यादा रूथलेस था कि वो हर रोज उसे एक इंसानी भेजा खिलाया करता था, इसलिए तो उसकी इंटेलिजेंस आम ग्रिफिन से काफी ज्यादा है। अभी इसी बीच उसे याद आ जाता है कि एक रूथलेस बंदा तो उसके सामने खड़ा है और यही तो सेल कूपर चाहता था, ये इसे एक ऑफर दे दे। सेल कूपर को आवाज देता है कि सेल कूपर मुझे पता है कि तुम अब छोटे हो, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि तुम बड़े होके मेरे मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर बनोगे, इसलिए मैं ग्रिफिन चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चे के मास्टर बन जाओ। शिकार जाल में फंस चुका है, अब वो उसकी डील तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे भी उसके बदले कुछ देना होगा। ग्रिफिन जब पूछता है कि उसे क्या चाहिए तो सेल कूपर को ब्लड कूपर पर इंफॉर्मेशन चाहिए, साथ में एक ऐसी चाबी जो कि उनकी तिजोरी को खोल पाए जिसमें द सोर्ड ऑफ सेंट पड़ी हुई है। इसी बीच सीन दोबारा शिफ्ट होकर कैसल पर पड़ता है जहां पर मैट्रियार्क उसी बटलर से एलन की कंडीशन के बारे में पूछ रही थी। उन लोगों को अब तक ये पता नहीं चला कि इसके पीछे का रीजन क्या है, लेकिन बटलर से मैट्रियार्क को इतना तो पता चलता है कि ये उस शैडो ऑथ की वजह से हो सकता है, लेकिन उन लोगों को अभी तक असली रीजन के बारे में पता नहीं चला। लेकिन जैसे कि सेल कूपर बता रहा था कि मैट्रियार्क जल्द से जल्द इस बारे में समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो अभी से ही शक करने लगती है कि ये उस शैडो ऑथ के बाद ही उसके बेटे के साथ ऐसा हो रहा है। अभी अचानक से उसका बटलर कुछ
कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, वो भी टेस्ट रिजल्ट के हवाले से कि सेल कूपर फर्स्ट आया है। और इसी के साथ साथ उसने ग्रिफिन की ब्लेसिंग्स भी ले ली। लेकिन हैरानी की बात पता है कि उसने उसी ग्रिफिन का इस्तेमाल करके दोनों ट्रेनर्स को मरवा दिया और साथ में उसके बच्चे को टेम करके उसका अपना एक पेट भी बना लिया। इतने सारे शॉकिंग रिजल्ट सुनकर मैट्रिया जो कि आराम से चाय की चुस्की ले रही थी तो वो चौंक जाती है। इसलिए वो तुरंत से ऑर्डर देती है कि सेल कूपर को यहाँ पर बुलाया जाए। और जो ही सेल कूपर वहाँ पर आ पहुंचता है तो उससे उस रीजन के बारे में पूछती है कि उसने आखिर अपने शैडो ट्रेनर को क्यों मरवा डाला। तो सेल कूपर एक इवल से स्माइल करता हुआ कहता है, मैडम आपको क्या बताऊं, ये हंसने वाली बात है ना, एक 3 साल का बच्चा अपने ट्रेनर को मरवा सकता है और अगर ये पॉसिबल होता है तो इसका मतलब वो घटिया थे। सेल कूपर की फैमिली में कमजोरों का कोई स्वागत नहीं और ना ही उन्हें जगह दी जाती है। मैंने जो किया सेल कूपर फैमिली के भलाई के लिए ही किया है। सेल कूपर की ये वाली बात को सुनकर मैडम के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उन्हें शायद ये पता ना हो लेकिन उन्होंने काफी बड़ा खतरा मोल ले लिया है। उसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर सेल कूपर को काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि मैट्रिया के फेस एक्सप्रेशन को वो कुछ यूं ही बनाना चाहता था ताकि उन्हें गुस्सा आए, वो डिस्गस्ट फील करे। इसी से ही सेल कूपर के दिल को ठंडक मिलेगी। और सेल कूपर ने ये बात उनको इसलिए बोली थी ताकि अगर और कोई ट्रम्प कार्ड वो सेल कूपर पर इस्तेमाल करना चाहती है तो वो कर सकती है क्योंकि आज के बाद वो कभी भी इन लोगों के झांसे में नहीं फंसने वाला। लेकिन मैट्रिया भी शातिर होती है, वो सेल कूपर को रिवॉर्ड के तौर पर एडन स्प्रिंग भेज देती है। और कोइंसिडेंस की बात ये होती है कि सेल कूपर वहां पर पहले से ही जाने का प्लान बना रहा था और इजाजत मिलने पर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के कुछ ठीक सेकंड के बाद ही वो अपने बटलर को इसके टैलेंट को छीनने का प्लान बताती है कि जल्द से जल्द इसके टैलेंट को छीनकर हमें यंग मास्टर एलन के बॉडी में ट्रांसफर करना होगा, वरना अगर ये बात फैल जाती है तो काफी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। फ्यूचर पैट्रियट के साथ ही कोई खास टैलेंट ही नहीं है। जिसके बाद अगला सीन एडन स्प्रिंग का होता है जहां पर हम देखते हैं कि बाकी के शैडो सोल्जर भी वहां पर नहा रहे थे और उन लोगों की नजर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पर ही थी। लेकिन इससे सेल कूपर को खत भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो जस्ट अपने सोच में ही था कि जो बातें ग्रिफिन ने उसे बताई थी तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो एंट्रेंस यही कहीं इस टब में होना चाहिए। और आखिर यहाँ पर किस एंट्रेंस की बात हो रही है तो इसको जानने के लिए हमारा सीन पास्ट में जाता है जहां पर ग्रिफिन और सेल कूपर के बीच में कुछ डील होने वाली थी जिसमें सेल कूपर ने एक चाबी के लिए इंसिस्ट किया था। वो चाबी दरअसल इस एडन स्प्रिंग के नीचे एक दरवाजे की है जिसको खोलने के बाद ग्रिफिन के पहले मास्टर वो भी कूपर फैमिली के पुराने इनहेरिटेंस यानी कि मास्टर उनकी सोर्डमैनशिप को वहां पर सील किया गया है और उन्होंने ये खुद किया है क्योंकि मरने से पहले उन्होंने अपनी स्पिरिट को सील कर दिया ताकि फैमिली इनहेरिटेंस फ्यूचर ओनर के लिए वो बचा पाए। और इस इनहेरिटेंस को लेने के लिए फ्यूचर ओनर को चाहिए कि उनके पास एस रैंक की तलवारबाजी हो, इसलिए तो सेल कूपर इस कंडीशन के साथ मैच करता है। लेकिन साथ ही साथ ग्रिफिन से उसे ये भी पता चला था वो काफी टाइम तक वहीं पर नहीं गया लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है लेकिन जिसके बारे में वो पता नहीं लगा पा रहा। साथ ही साथ वो उसे चौकन्ना रहने का भी बोलता है क्योंकि उसका मास्टर ब्लड टाइप का यूजर है तो इनहेरिटेंस लेना इतना आसान भी नहीं। जहां पर सेल कूपर अपने प्लान को शुरू करने के बारे में सोच रहा था तो अगली ओर जितने भी बाकी शैडो सोल्जर नहा रहे थे तो वो उसकी तारीफें करते जा रहे थे क्योंकि रूमर्स ने सेल कूपर को कुछ ज्यादा ही पॉपुलर कर दिया है। लेकिन कहानी इतनी स्मूथली चले और इसमें कोई बुली ना हो तो उसी बीच पुलिस भी आ जाते हैं क्योंकि उन लोगों को अपनी बकवास बंद करने का बोलते हैं क्योंकि सेल कूपर ने कुछ खास इतना अचीव ही नहीं किया। इनमें से एक हेंचमैन का बेटा होता है और दूसरा कूपर फैमिली के कोचमैन का। और उन दोनों को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें सेल कूपर बताता है कि पास्ट लाइफ में ये दोनों इसके बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन उसे क्या पता था कि ये एलन की तरफ से एक पॉन सेट किया गया है। और अगर उस एक्यूजेशन की बात की जाए तो यही दोनों थे जिन्होंने वो अफवाह फैलाई थी कि सेल कूपर ने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर अपनी फैमिली को धोखा दे दिया है। वो दोनों सेल कूपर का मजाक उड़ा रहे थे लेकिन सेल कूपर उन्हें इग्नोर करता ही जा रहा था। कोचमैन का बेटा इसी बीच सेल कूपर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है जिसको हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काफी आराम से ब्लॉक करता है और उसका हाथ तोड़ देता है। ये देखकर पीछे हेंचमैन का बेटा खंजर निकालता है और जो ही अपने वेपन से जब वो सेल कूपर पर अटैक करने के लिए अपना खंजर आगे बढ़ाता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उस कोचमैन के बेटे को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है जो कि हेंचमैन का बेटा देखकर कि उसका खंजर उसके दोस्त को ही जाकर लगा है वो इस बात से बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन सेल कूपर उन दोनों को टेंशन ना लेने का बोलता है क्योंकि साइड पर ही स्प्रिंग्स हैं जो कि हर एक इंजरी को हील कर सकता है। उन दोनों की बुंड पर ला देता हुआ वो दोनों को ऑफ स्प्रिंग में फेंक देता है। जो ही वो उन दोनों को नीचे फेंकता है तो नीचे से उसे एक अजीब सी एनर्जी फील होती है जिसके बारे में ग्रिफिन ने उसको पहले से ही बताया था कि वो अच्छी तरह से तो नहीं बता सकता क्योंकि वो इस जगह पर काफी टाइम से अब रह रहा है लेकिन कुछ गड़बड़ है, कुछ अजीब उसे फील हो रहा है। तो ये इसी एनर्जी की वो बात कर रहा था। ये ब्लैक मैजिक है और ऑफ स्प्रिंग जैसी इस जगह पर जहां पर सब इंजरीज हील होती है तो इतना डार्क मैजिक यहाँ पर क्या कर रहा है। उसे नीचे ऑफ स्प्रिंग में जाने के लिए एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो चाहे स्विम करके जाए या फिर जोर लगा के, लेकिन ये उसकी तह तक नहीं जा सकता। उसे जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। तभी इसी बीच एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि सुनकर सेल कूपर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो इस वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है। वो एक ब्लॉन्ड क्यूट सी लड़की थी जिसका नाम आंद्रिया है। उसको एक लड़का बड़ी बेरहमी से उसके बालों से खींचता हुआ घसीटते हुए लेकर जा रहा था, वो भी उसे मारने के लिए क्योंकि आंद्रिया चाय तक सर्व नहीं कर सकती तो वो तो सिंपल में उसे उकसा रहा है कि उसकी पिटाई की जाए। लेकिन आंद्रिया का वो मतलब नहीं था जो कि वो ये लोग समझ रहे हैं। यहाँ तक कि आंद्रिया उसे माफी भी मांगती है जिसमें उसकी कोई गलती है भी नहीं, लेकिन वो बंदा उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए तो सेल कूपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पीछे से आता हुआ सेल कूपर उसे बीच में से काट देता है, वो भी अपने एस रैंक वेपन की मदद से। बाकी लोग ये नजारा देखकर जल्दी से रिपोर्ट करने के लिए भागते हैं। और जहां तक आंद्रिया की बात हो रही है तो सेल कूपर की ओर देखकर उसे लग रहा था ये कोई प्रिंस होगा। और अगर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की बात हो रही है तो उसके पर्सपेक्टिव से अगर आंद्रिया को देखा जाए तो उसे लग रहा था कि इस तरह का इंसिडेंट देखने के बाद इसे कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है और वो भी मुझसे। लेकिन आंद्रिया बात को बढ़ाती हुई कि उसका नाम आंद्रिया है और तुम्हारा नाम क्या है। तो आंद्रिया के बारे में हमें सेल कूपर से काफी सारी बातें पता चलती हैं जैसे कि पास्ट लाइफ में वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल एक टीम की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और शॉक करने वाली बात ये थी कि कुछ दिनों में ही वो अपने अटैक पैटर्न्स को समझ गए और बिल्कुल एक एक्सपीरियंसफुल टीम की तरह लड़ते थे। और हाँ, इसके अलावा भी वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। तो प्रेजेंट की छोटी आंद्रिया सेल कूपर को थैंक यू बोलती है। उसके क्यूट रिएक्शन को देखकर सेल कूपर उस पर लट्टू होने लगता है और उसका मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है। और आंद्रिया को वो अपने फॉर्मेलिटीज को छोड़ने का भी बोलती है क्योंकि वो उसे सेल बुला सकती है। और इसके अलावा उसे पता है कि आंद्रिया कितनी ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है। वो उससे पूछता है कि क्या स्प्रिंग में अंदर जाने का कोई ऐसा रास्ता है कि वो अपने बॉडी को गीला ही ना कर पाए। तो ये सुनकर आंद्रिया उसे ये भी बताती है कि शायद वो इस बात को समझ चुका है कि स्प्रिंग में कुछ गड़बड़ है क्योंकि स्प्रिंग में जो भी अपने इंजरीज को हील करता है तो उस पर दूसरा हील मैजिक काम नहीं करता। उसे यही स्प्रिंग में आना पड़ेगा और यहीं पर ही वो दोबारा खुद को हील कर सकता है। इसे एक और बात ये भी क्लियर हो जाती है कि सेल कूपर अपने शैडो को कंट्रोल करने के लिए कितनी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन खैर सेल कूपर ने अब जबकि आंद्रिया की इतनी मदद की है तो वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। आंद्रिया अपने मैजिक से एक क्लॉक बनाती है जिसको वो डक मैजिक बुलाती है। लेकिन सेल को पता है कि ये किस तरह की मैजिक है। ये एक आइसोलेशन टाइप मैजिक है जिसमें बंदा गीला ही नहीं होता और बिल्कुल डक की तरह जो कि अपने फेदर्स की मदद से अपने अंदरूनी जिस्म को गीला होने से बचाती है। तो ये आइसोलेशन मैजिक भी बिल्कुल उसी तरह ही काम करता है। और इसके कुछ देर के बाद कूपर फैमिली के बाकी गार्ड्स भी आ जाते हैं जो कि उन दोनों को पकड़ने के लिए आए थे। लेकिन वो दोनों टाइम पर उन गार्ड्स को देख लेते हैं इसलिए तो वहां से भाग निकलने का ठान लेते हैं। लेकिन भाग निकलने का आसपास कोई रास्ता नहीं होता इसलिए सेल कूपर आंद्रिया का हाथ पकड़कर स्प्रिंग में छलांग लगा देते हैं। जो ही वो दोनों अंदर कूदते हैं तो सामने उन दोनों को करंट नजर आता है। इधर जाने से सेल कूपर को
आंद्रे पहले से ही रोक देती है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी क्योंकि करण उन दोनों को अपनी ओर खींच लेता है। इसे अब ये तो नहीं पता कि आंद्रे बेहोश हुई थी या नहीं, लेकिन हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अभी तक बेहोश था। लेकिन आंद्रिया की लाख कोशिश करने के बावजूद वो काफी टाइम बाद अपनी आंखें खोल लेता है। आंद्रिया डरी हुई थी क्योंकि उसे इस जगह के बारे में पता नहीं था, लेकिन सेल कूपर को तो पता था। वो उसके सामने एक की को लाता है, साथ में ये भी बताता है कि वो यहाँ पर किसी चीज को ढूंढने के लिए आया है, लेकिन उससे पहले एक दरवाजे को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आसपास कोई भी दरवाजा उन दोनों को नजर नहीं आता, इसलिए तो आंद्रिया समझ जाती है कि इसको समन करना पड़ेगा। जो है उससे चाबी लेती है, तो अपने मैजिक की मदद से वो उस दरवाजे को समन करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती है। तभी इसी बीच कुछ पौधे उस पर अटैक करने लगते हैं। जानलेवा पौधे थे, लेकिन जो ही वो अपने मुंह खोलते हैं तो वो एक दरवाजे की शक्ल बना लेते हैं, जिससे आंद्रिया की बात साबित हो जाती है। लेकिन अब सेल कूपर को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी क्योंकि आंद्रिया बेहोश हो चुकी थी और उसे उठाने से अच्छा वो उसे यहाँ पर छोड़ देता है। लेकिन उससे पहले सेल कूपर उस पर एक स्पेल कास्ट करता है, जैसे उसकी प्रेजेंस पूरी तरह से गायब हो जाती है, क्योंकि सेल कूपर बाहर से ही बता सकता है कि अंदर फाइट होने वाली है जो बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए तो वो आंद्रिया की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। जो है हमारा सेल कूपर उस दरवाजे में एंटर करता है तो उसकी अगली और जो मंजर वो देखता है तो उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं था।